नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 17वीं एपिसोड है। और इसके अलावा मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली मेरे कंसेक्टिव 3 पेपर्स आ गए थे और मेरे लिए मुश्किल हो गया आप लोगों को नावल प्रोवाइड करना, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आई नो आप लोगों को कोई नावल मतलब नहीं मिल रहा है इस वक्त और आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे होंगे, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे कुछ दिनों के लिए ना मतलब कुछ दिनों का वक्त दे दें, क्योंकि अभी देखिए कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं, रमज़ान भी है और सहरी की तैयारी करनी पड़ती है, अफ्तारी का काम करना पड़ता है। हम यहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं तो सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर पेपर्स चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात पेपर्स, और मेरे पेपर्स बीएस के नहीं बीएड के भी चल रहे हैं। हफ्ते इतवार को मुझे वो भी देने होते हैं, तो किसी में छुट्टी होती है किसी में नहीं होती, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मैं हालिम को भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है और जो छोटे बहुत मैंने नावल्स रिकॉर्ड किए वो भी बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल कर ना रिकॉर्ड कर रही होती हूँ नावल्स फॉरएवर पीडीएफ पर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नावल्स नहीं सुने हैं तो आप लोग दूसरे चैनल पर जाकर उसको सुन सकते हो। तो वो भी मैं मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर रिकॉर्ड करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 2 एपिसोड्स प्रोवाइड करूँगी, तो जिस दिन गैप आ जाए मैं श्योरिटी के साथ आप लोगों को 2 एपिसोड्स प्रोवाइड करती हूँ, ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं अब इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। 16 तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं पहले कोशिश करूँगी कि उससे पहले ही आप लोगों को मैं कोई अच्छा सा नावल प्रोवाइड कर दूँ इस चैनल पर और साथ में दूसरे चैनल पर भी, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को मैं अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूँगी। मैंने बहुत अच्छी कलेक्शन अपने पास रखी हुई है। अब ये नहीं पता कि आप लोगों ने वो ऑलरेडी सुने हैं या नहीं सुने, लेकिन मेरा उनको पढ़ने का पूरा इरादा है, ठीक है। तो हो जाता है सम टाइम आप बिज़ी हो जाते हैं, मैं बिल्कुल भी गैप वो ज़्यादा वाला नहीं ले रही। हालांकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं घर जाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। और फिर वैसे भी रमज़ान है तो आपको इबादत भी करनी पड़ती है, आपको नमाज़ भी पढ़नी पड़ती है, मतलब वैसे भी पढ़नी है तो, लेकिन रमज़ान में आप थोड़ा एहतमाम से पढ़ते हो, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो पेपर्स भी साथ में चल रहे हैं, तो इतना कुछ हो रहा है तो मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे इस चीज़ को। तो आज मैं आप लोगों को 2 एपिसोड्स प्रोवाइड करूँगी। इसके थोड़ी देर बाद मतलब जब मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने इसको सुन लिया है तो फिर मैं अगली एपिसोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। निहाल ने निगाह उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। उसकी नज़रें स्पाट थी। उसने निहाल को कोई रिस्पांस नहीं दिया था। उसने पलटकर देखा, बाबा भी हॉर्न के चेहरे से दौड़ते हुए आए थे। वो दरवाजे में खड़े थे। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठी। सिकंदर उसके आगे खड़ा हो गया। कौन है बेतू? कासिम अपनी बेइज्जती पर बल खाता उठा और सिकंदर को घूर कर देखने लगा। मैं कोई भी हूँ, तुम कौन हो और क्या हो रहा है ये? सिकंदर ने उसकी जानिब देखा, जबकि इस वक्त उसे शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ था और उसकी एक बुरी आदत ये थी कि वो गुस्से में हर गलत काम कर जाता था, बाद के नताइज की परवाह किए बिना। सिकंदर कासिम का मुंह रंग देना चाहता था इस वक्त के वो कैसे इतना बड़ा। निहाल तो गोया उसकी बेटी की उम्र थी, उससे शादी रचा रहा था। तुझे नज़र नहीं आ रहा मैं निकाह कर रहा हूँ और ये मेरी कज़न है, मेरे चचा की लड़की। तो किस खुशी में यहाँ पर है? कौन है तू? कासिम ने सिकंदर का बात करते करते झपट कर गिरेबान जकड़ लिया। सिकंदर ने एक नज़र गिरेबान की तरफ देखा और कासिम के पेट में खींच कर लात मारी। मेरे गिरेबान पर हाथ आज तक मेरे बाप ने नहीं डाला, तुम मेरे गिरेबान तक कैसे पहुंच गए? उसकी लात लगने की वजह से कासिम दूर जा गिरा और सिकंदर ने उसको वहीं जकड़ लिया। सब एकदम कासिम के साथ होश में आए। सिकंदर ने अपनी पैंट में लगे गन होल्डर से गन निकाल ली। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि कासिम तो घबरा गया। वो अपनी गली का गुंडा बना फिरता था, मगर आज तक उसके पास गन नहीं थी। वो खुद से कमज़ोरों को ही अपने रोब और दबदबे में रखता था, वरना उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। अगर कोई मरना चाहता है तो इस वक्त मेरे काम में दखल दे, वो शेर की तरह चिल्लाया था। निहाल दोनों हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भींचे खौफ से लर्जती खड़ी थी, जबकि उसके वालिद जल्दी से तक पहुँचे। कासिम ने सबको पीछे हटते देखा तो सिकंदर को मुखातिब किया। वो समझ गया था वो बिना लिहाज के ऊपर फायर खोल देगा और उसको मौत से कितना खौफ आता था ये तो वही जानता था। चाहते क्या हो? तुम कौन हो? तुम क्यों हमारे काम में बीच में आए हो?
मैं चचा की मर्ज़ी से निहाल की मर्ज़ी से निकाह कर रहा हूँ। मेरा, कासिम बोला तो सिकंदर ने मुड़कर निहाल की जानिब देखा। उसकी सुर्ख आंखों से वो सहम गई। सिकंदर की बेतुजी पाते ही कासिम ने सिकंदर के शाने पर अपनी भारी भरकम लात मारी और वो खिड़की में लगा लोहे का रॉड खींच चुका था। तू किस खुशी में इनका हमदर्द बन रहा है? ये मेरी है बुलबुल, और तू क्यों इसका भाई बनकर इसके निकाह में खलल डालने पहुंच गया है? कासिम ने मजबूती से डंडा पकड़ा और खुद को घूरते सिकंदर को देखते हुए वो बोला। सिकंदर ने सहूलत से कासिम को इग्नोर किया और निहाल और उसके वालिद, जो कि बेटी को खुद में भिंचे खड़े थे, उनकी तरफ देखा। आप ही शादी कराना चाहते हैं? आपकी मर्जी से हो रही है? वो पूछने लगा। अबे तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे मैं कह रहा हूँ जब तू उनसे पूछने। सिकंदर ने खींचकर थप्पड़ ताबड़तोड़ करते कासिम के मुंह पर मारा। कासिम ने डंडा चला दिया, वो लोहे का डंडा सिकंदर के बाजू को जख्मी कर गया। वहीं निहाल की चीख निकली, आह, मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ जाइए। आप कौन हैं? क्यों आए यहाँ? जाइए यहाँ से। निहाल गड़गड़ाई। तभी कासिम को और शय मिली, जबकि उसके चेले, जो अब तक सिकंदर के हाथ में मौजूद गन से सहम रहे थे, वो भी शेर हुए। सुन लिया अब अंकल, एक ने बोला तो सिकंदर ने उसके बाप की तरफ देखा। बेटा, मेरी बेटी से निकाह कर लो। ये पागल हो गई है, ये मौत को मेरी वजह से गले लगा रही है। उन्होंने सिकंदर के आगे हाथ जोड़ दिए। सिकंदर एक पल को हैरानगी से उनकी सूरत देखने लगा। वो उसे निकाह का कह रहे थे, जबकि निहाल भी हैरानगी से बाप को देखने लगी। बाबा, उसके लब फड़फड़ाए, जबकि सिकंदर ने लम्हों में फैसला कर लिया। उसने मुड़कर कासिम की तरफ देखा, जो अपने चचा को खून आशाम नज़रों से घूर रहा था। क्या ख्याल है, मेरे निकाह में मेरी मनकूह के भाई के तौर पर गवाह बनोगे या टांगे तोड़कर बिस्तर पर डाल दूं? सर सपाट लहजे में वो बोला। निहाल शॉक्ड से सिकंदर को देखने लगी, जो एक बार फिर उसके सामने जमकर खड़ा हो गया था, किसी दीवार की तरह। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। कासिम भड़कता सिकंदर पर फिर से डंडा उठाता कि सिकंदर ने वो डंडा वहीं से जकड़ा और उसी के हाथ से खींचकर उसी डंडे से कासिम की अच्छी खासी छितरौल कर दी कि पूरे घर से कासिम की चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोहे का डंडा उसकी चमड़ी पर पड़ता तो वो तड़प कर चीखता, जबकि उसके चेले एक बार फिर दम खुश्क होते वहाँ से भागे थे। सिकंदर ने उसका गिरेबान फाड़ दिया था। कासिम में हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकता। वहाँ चंद लोग थे, वो जो उसके वालिद के जानने वाले थे और जो कि चाहते थे कासिम का ये हशर हो। सिकंदर ने मौलवी साहब को बैठने का कहा। मैं नहीं करना चाहती इनसे निकाह, निहाल भीगे भीगे लहजे में बोली। सिकंदर ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। यानी उसके मुकाबले में कासिम उसे बेहतर लग रहा था। अजीब बददिमाग लड़की थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उससे निकाह कर रहा था और वो उसकी इंसल्ट कर रही थी। निहाल के वालिद ने बेटी का हाथ एकदम थामा। सिकंदर घूरती नज़रें उसकी झुकी झुकी नज़रों पर डालकर निगाह फेर गया, जबकि निहाल ने बाप की तरफ देखा तो उन्होंने बेबसी से उसे ये निकाह करने के लिए कहा। निहाल की आंखों में आंसू भर आए। कैसी ज़िंदगी थी उसकी कि एक अजनबी से अचानक निकाह कर रही थी, और अगर वो ना करता तो कासिम से निकाह करके वो सारी ज़िंदगी उस वहशी के साथ अजियत से गुजारती। वो खामोश हो गई, जबकि मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। निहाल ने बहुत रोते हुए कबूल है कहा था, जबकि सिकंदर ने स्पाट लहजे में आगे पीछे का सोचे बिना ही उसे अपने निकाह में कबूल किया था। जबकि उस निकाह के होने के बाद उसके वालिद के चेहरे पर बहुत खुशी थी। अभी कुछ देर पहले वो किस अजियत का शिकार थे और अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी। उन्होंने मशकूर नज़रों से सिकंदर की तरफ देखा, जबकि वो खामोश था। निहाल तो वैसे ही बैठी थी। सिकंदर ने दूसरी नज़र नहीं डाली। बहुत शुक्रिया बेटा, इस आदमी ने बच्ची का जीना हराम कर दिया था। यहाँ तक कि मोहल्ले की हर बच्ची सिर्फ इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाती थी। आपने बड़ा हम पर एहसान किया और हमारी बच्ची को अपने निकाह में लेकर जो नेकी की है, अल्लाह आपको इसका बहुत जज़ा देगा। मोहल्ले के आदमी बोले तो सिकंदर ने सर हिला दिया और वो बाहर सहन में निकला। उसने कराहते हुए कासिम को गिरेबान से पकड़ कर उठाया। भूल कर भी इस घर की तरफ दोबारा मत देखना, कभी तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। वो सख्ती लहजे में लिए वार्न करने लगा। कासिम ने एक लफ्ज़ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो तकरीबन सिकंदर पर ही अपना बोझ डाले हुए था। सिकंदर ने उसे घसीट कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। कासिम के चेले सिकंदर से डरकर भाग गए थे, जबकि मोहल्ले के लोग कासिम की हालत से बेहद खुश और मुतमईन थे। वहीं निहाल की खुशकिस्मती पर रश्क भी कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता सब उनके घर से निकल कर चले गए, जबकि सिकंदर बाहर ही खड़ा था। वो दोबारा घर के अंदर नहीं गया। अमजद साहब ने उसे अंदर आने के लिए बहुत कहा, मगर वो फिर आने का कहकर बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। वो एक पल को सोच में पड़ा था, वो यहाँ कैसे आया था और अब कैसे जा रहा था। यानी किस्मत उसे इसलिए यहाँ खींच कर ला रही थी। अपने आप उसके लबों पर मुस्कान सी ठहरी और उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी।
वो रात लौटा था तो मिशाल सोफे पर सो चुकी थी। मोबाइल वैसे ही बॉक्स में पड़ा था, जबकि कमरे का हुलिया भी वैसा ही था। फहाज ने गहरा सांस भरा और खुद से ठीक करने लगा, जबकि दूसरी तरफ मिशाल को महसूस हो गया था कि वो रूम में आ गया। आज उसने बाहर खाना भी नहीं खाया था, उसका दिल नहीं था वो फहाज को देखे। ताई अम्मी ने कहा भी कहा वो आए खाना खाए, मगर उसने नहीं खाया तो आहंग उसके पास खाना ले आई और उसने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। तब भूख तो बहरहाल उसे लगी थी, फिर उसकी पसंद की भी चीज़ थी। आहंग अच्छी लड़की थी और मिशाल को बहुत पसंद आ गई थी। तभी उसने उसके खाने की खूब तारीफ़ें की और अल्तमिश के बारे में जब उसने सवाल किया तो आहंग के चेहरे पर जो रंग फैले उस पर मिशाल खूब हंसी थी, जबकि आहंग भी अब थोड़ा थोड़ा उससे फ्रैंक हो रही थी, क्योंकि हानिया का रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो उससे बात भी करना चाहती थी, मगर उसे वो मौका नहीं दे रही थी। रात जब वो उसके रूम में दूध देने जाती थी तब भी रूम बंद होता था, जबकि नूर स्टडी में पढ़ रही होती थी। फहाज को काम करते देख मिशाल को सुकून मिला था। बहुत अच्छा हुआ बहनों का हम आई थी, वो बुड़बुड़ाई और दोबारा से आंखें बंद कर ली, जबकि अचानक उसे महसूस हुआ उसके चेहरे पर उसने ब्लैंकेट खींच लिया है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तो अपनी बुड़बुड़ाहट को बंद करो और खड़ी होकर सफाई करो मेरे साथ। कमरा तुमने मेरी ड्रेसिंग बर्बाद कर दी। फहाज खड़ा था। हाँ तो मेड रखे, वो साफ़ करेगी, और मुझे गुस्सा क्यों दिलाया आपने? बातें तो ऐसे सुनाते हैं जैसे मेरी सास आप ही हैं। वो आंखें खोलकर घूर कर उसे देखती बोली, जबकि फहाज उसके सफ़ेद चेहरे पर गुस्से से हल्की हल्की सुर्खी घुलते देखने लगा। वो दुपट्टे के बिना एक हाथ सर पर रखे उसके सामने रोज़ की तरह सख्त इम्तिहान बनी हुई थी। तुम ये कपड़े पहनना नहीं छोड़ोगी? मतलब इस लिबास में तुम सारे दिन घूमती रहोगी? उसने उसकी शर्ट जीन्स पर टॉन्ट किया। जी नहीं, आपकी बहन की शक्ल देखने का मेरा दिल नहीं था। मैं कहीं नहीं गई और ना बाहर निकली। आपको तो बहुत खुशी मुयस्सर आ गई होगी अब। वो तब कर बोलती उठ बैठी। फहाज ने एक लंबा सांस खींचा था। अचानक दिमाग में ख्याल आया कि खाना खाया भी है या नहीं, मगर इग्नोर करके वो बेड पर बैठ गया, जिसकी चादर वो सही कर चुका था। वो अपने शूज़ उतारने लगा। आपकी बहन एक नंबर की झूठी मिशाल। फहाज का कड़क लहजा उसकी बोलती बंद कर गया। मैं हानिया और नूर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, और इस मामले में तुम मुझे खौफनाक हद तक संजीदा पाओगी। वो उंगली उठाकर अपनी आंखें उस पर गाड़ता बोल रहा था। तो क्या आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे? मैं साख्ता न जाने कैसे मिशाल के मुंह से ये लफ्ज़ निकले थे, जबकि फहाज ने उसकी जानिब चौंक कर देखा। दूसरी तरफ मिशाल को भी अपनी बात और अंदाज का एहसास हुआ तो खुद पर गुस्सा चढ़ने लगा। मेरा मतलब, वो तसही करने लगी। तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें सुनूं? फहाज के लहजे में ज़रा नरमी से उतर आई। वो उसे सर से पांव तक देख रहा था, जो अपने हुस्न से न जाने क्यों लापरवाह थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल आया। मिशाल ने फ़ौरन नफ़ी की। लेकिन कहते हैं जो दिल में हो वही मुंह पर आ जाता है, और तुम्हारे बारे में तो लोगों की राय ये है कि तुम जैसी हो वैसी दिखती हो, डिप्लोमेसी नहीं करती। वो दिलचस्पी से उसे ज़ेर करने लगा था। और किसने बता दिया आपको ये? मिशाल ने आंखें घुमाई। बड़ी अम्मी ने, फहाज के मुंह से निकला, और वहीं मिशाल के चेहरे पर सख्ती उतर आई। उसने एक नज़र फहाज को देखा और दोबारा लेटकर खुद पर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। फहाज को उसका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे एक वजह बताओ उनसे नफरत की। वो संजीदगी से उसकी पुश्त को देखता बोला। मुझे बात नहीं करनी उनके बारे में। मिशाल यूं ही मुंह मोड़े बोली। क्यों नहीं करनी? फहाज को गुस्सा चढ़ा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिशाल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, मगर वो उसके सर पर खड़ा था। वो उठने लगी कि फहाज ने उसको उठने नहीं दिया। लेटे लेटे ही अपना हाथ उसकी गर्दन में फंसाया और उसकी फटी फटी फैलती आंखों को देखते वो गहरे लहजे में बोला था। ज़बरदस्ती तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम रोक सकती हो क्या मुझे? उसके चेहरे के एक एक नक्श पर बेताब निगाहें डालता वो सवाल कर रहा था। विशाल का दिल एकदम बेहंगम सा होकर धड़का। ये क्या बदतमीज़ी है? वो हकलाती उठने की कोशिश करने लगी। तुम मेरी बीवी हो अब, और मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी की हैसियत से उन्हें ही इज्जत दो। वो अपनी बात पर जोर देता बोला। विशाल इस ज़बरदस्ती पर झुंझला उठी। उसने फहाज को पहले तो दोनों हाथों से दूर धकेला। वह 2 कदम दूर हुआ। मैंने आपको कभी कहा है आप मेरे शौहर हैं तो ये करिए और वो करिए जो आप बिला वजह मुझे पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? वो गुस्से से बोली। फहाज ने बालों में हाथ फेरा। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम नहीं मानती, मगर तुम मेरे साथ जुड़ गई हो। ज़बरदस्ती ही सही तो तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। वो नॉर्मली बोल रहा था, और वो जितना नॉर्मल बोल रहा था उतना ही विशाल को बुरा लग रहा था। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी, और ना आप मुझसे मनवा सकते हैं। वो भड़की। और अगर मनवा लूँ तो? फहाज ने भी चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। वो गुस्से से दोबारा अपना ब्लैंकेट लेने लगी। हाँ, जब लड़ने की हिम्मत ख़त्म हो जाए तो
तुम्हें मुंह पर कंबल ही लेना होता है। मगर एक बात मैं कह चुका हूँ, मैं अब तुम्हें उनसे बदतमीज़ी करते ना देखूँ। वहाज वाशरूम की जानिब बढ़ते आखिरी बार बोला। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी, वो मुझे पसंद नहीं है और आपकी बात पर मैं क्यों मानूँ। हर वक्त तो लड़ते रहते हैं, अपनी बहनों की हकमियत करते हैं और मुझ पर हुक्म चलाते हैं। इंसान हूँ मैं, वो चीखी, जबकि वहाज ने पढ़कर उसकी तरफ देखा। तो मैं लड़ता रहता हूँ हर वक्त तुमसे। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उसके इधर उधर बिखरे बालों को देखने लगा। हाँ, लड़ने के अलावा आपको आता ही क्या है? शुरू दिन से मुझसे सिर्फ लड़ रहे हैं। विशाल ने दांत पीसे। तुम आज ये जंग ख़त्म करो, मैं तुम्हें बहुत खुश सलूबी से दिखाऊंगा कि मुझे लड़ाई के अलावा क्या क्या आता है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसने मज़े से कहा, जबकि मिशाल के सर पर बजी थी उसकी बातें। वहाज, मिशाल चीखी, जबकि पहली बार वहाज उसके जिद होने पर खुलकर हंसा था। मिशाल ने उस पर पास पड़ा कुशन उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया, जबकि वो कुशन कैच कर चुका था। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे जीत नहीं सकती, और कितना कमरा फैला रही हो ये सब तुम्हें ही साफ़ करना होगा। तो बेहतर है मेरे शावर लेने तक सारा कमरा सुधार दो, वरना मैं शौहर हूँ तुम्हारा। और वैसे भी सोच रहा हूँ शिकार विकार कर लूँ, कुछ दिलचस्प सा लग रहा है ये शिकार। वो गहरी नज़रों से उसके सुर्ख चेहरे को देखकर आंखों को जुम्बिश देता बोला। विशाल इससे पहले फिर चीखती कि दरवाज़ा बजा। दोनों की तवज्जो दरवाजे की तरफ हुई। वहाज के चेहरे पर संजीदगी छा गई। कोई अंदर आता तो उनके कमरे की हालत देखकर क्या सोचता। ये लड़की उसके बने बनाए इमेज को बर्बाद कर रही थी सिर्फ। तो ये थी इसकी 17वीं एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को अगली एपिसोड भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी। तो आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रोज़ एपिसोड प्रोवाइड करूँ, बट कभी कभी ऐसे होता है कि तानिया ताहिर भी रेगुलर एपिसोड्स प्रोवाइड नहीं करती। सेकंड, इसमें बहुत सारे जो लफ्ज़ हैं ना वो गलत लिखे हुए हैं, तो मुझे जब मैं फ्लो में पढ़ रही होती हूँ तो समझ नहीं आता कि वो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।